Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the concept of acquisition. आज के टॉपिक में हम एक्विजिशन के कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे. इससे पहले लेक्चर में मैंने आपसे टेक ओवर के कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली डिस्कस किया था. उसी डायरेक्शन में हम आगे एक्विजिशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. क्या मतलब होता है एक्विजिशन का? एन एक्विजिशन इज डिफाइंड एज अ कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन वेयर वन कंपनी परचेजेस अ पोर्शन और ऑल ऑफ अनदर कंपनीज शेयर्स और assets. Acquisitions are typically made in order to take control of and build on the target company's strengths and capture synergies. यानी कुल मिला के सिनर्जी को क्रिएट करने के लिए और दूसरी कंपनी की स्ट्रेंथ को कैप्चर करने के लिए हम एक्विजिशन के कॉन्सेप्ट को मेनली फोकस करते हैं. क्या मतलब होता है एक्विजिशन का? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के पर्टिकुलर पोर्शन को या कंप्लीट पोर्शन या कंपनी के कंप्लीट शेयर्स या असेट्स को परचेज कर लेती है, तो हम इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को एक्विजिशन के नाम से जानते हैं. पर्पस क्या होता है? पर्पस है जो टारगेट कंपनी है उसकी स्ट्रेंथ पर कंप्लीटली कंट्रोल करना और उसके बेसिस पर सिनर्जी को गेन करना. ये मेन पर्पस होता है एक्विजिशन के पीछे का. इससे पहले हमने डिफरेंट टाइप के वेरियस कॉम्बिनेशन भी स्टडी किए हैं. जैसे आज डिस्कस किया हमने एक्विजिशन. एक्विजिशन में क्या होता है? दोनों कंपनी सर्वाइव करती हैं. दूसरी कंपनी पर जो शेयरिंग होती है दूसरी कंपनी की, वो पहली कंपनी के पास आ जाती है. वो उसको परचेज तो जरूर कर लेती है, लेकिन वो उसके शेयर्स को डिसॉल्व नहीं करती है. एज इट इज, जैसे उसके शेयर्स के रिलेशन में जो उसके शेयर होल्डर्स थे वो ट्रेडिंग कर रहे थे, वो ट्रेडिंग एज इट इज कंटिन्यू रहती है. हाँ, वो कंट्रोलिंग जो रहती है वो एक कंपनी के हाथ में रहती है, दैट इज अनदर पॉइंट. लेकिन दोनों कंपनी सर्वाइव करती है, दोनों कंपनी एग्जिस्ट करती है. दूसरा ने स्टडी किया था मर्जर. मर्जर में क्या था? एक कंपनी दूसरी कंपनी के असेट्स को कंप्लीटली परचेज कर लेती है और उसे अपने आप में कंप्लीटली मर्ज कर लेती है. तो यहाँ पर केवल एक ही कंपनी सर्वाइव करती है. जबकि अमेरिका में क्या था? दो कंपनीज मिक्स होती है, कंबाइन होती है, अपने रिसोर्सेज को कंबाइन करती है और एक तीसरी कंपनी को फॉर्म कर लेती है. और इसमें क्या होता है? दोनों कंपनी अपने ऑपरेशंस को फाइंड अप कर देती है और एक तीसरी कंपनी को फॉर्म किया जाता है. तो इसका मतलब क्या होगा? दोनों ही कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, एग्जिस्टेंस दोनों का खत्म हो जाता है और एक नई तीसरी कंपनी को क्रिएट किया जाता है, दोनों कंपनी के रिसोर्सेज को मिक्स करते हुए. तो इन सबसे एक्विजिशन कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि एक्विजिशन में जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, या तो उसके कुछ पर्टिकुलर पोर्शन को एक्वायर करती है या फिर वो कंपनी को कंप्लीटली एक्वायर कर लेती है. तो इस केस में भी जो दोनों कंपनीज है वो सर्वाइव कर रही होती है. जो दूसरी कंपनी है उसके शेयर्स को डिसॉल्व नहीं किया जाता है, बल्कि एज इट इज वो अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखती है. The acquiring company buys the shares of the target company, which gives the acquiring company the power to make decisions concerning the acquired assets without needing the approval of shareholders from the target company. पर्पस क्या होता है? बस इतना फायदा जरूर रहता है इसमें एक्वायरिंग कंपनी को कि जब वो टारगेट कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लेती है, तो उस केस में उसके पास जो एक्वायरिंग कंपनी की असेट्स हैं उसके रिगार्डिंग डिसीजंस को फॉलो करने की पावर आ जाती है, और उसके लिए उसको टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स से कोई भी अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है. ये एक बेनिफिट रहता है जब जो एक्वायर्ड कंपनी है वो टारगेट कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लेती है या कुछ पर्टिकुलर शेयर्स को या असेट्स को परचेज कर लेती है. तो जो भी शेयर्स और असेट्स उसने परचेज करी हैं उनके रिगार्डिंग अगर उसे कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके पास ये पावर रहती है कि उसको टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स से कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसका पूरा कंट्रोल रहता है. ठीक है, तो ये तो बात हो गई अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्विजिशन. अब हम बात करेंगे कि मर्जर और एक्विजिशन में मेन डिफरेंस क्या है. क्योंकि होता क्या है कि मार्केटर्स या जो स्टूडेंट्स हैं वो मर्जर और एक्विजिशन में ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई जो मर्जर है वही एक्विजिशन है, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस आर देयर. तो यहाँ जो मेन पॉइंट है डिफरेंस का वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मर्जर ट्रांजेक्शन, तो मर्जर ट्रांजेक्शन में A new company is formed by the two companies. एक कंपनी क्या करती है? दूसरी कंपनी के
शेयर्स को कम्प्लीटली परचेज कर लेती है और परचेज करने के बाद वो उसको अपने अंदर मर्ज कर लेती है। तो यहाँ पर केवल एक ही कंपनी सर्वाइव करती है, नहीं 2 कंपनीज है, दोनों कंपनीज ने मर्ज करा और मर्ज करने के बाद केवल एक ही कंपनी रह जाती है और दूसरी कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो फिनिश रहता है। उसके शेयर्स को लिक्विडेट कर दिया जाता है या कह सकते हैं हम उसको है ना वाइंड अप कर दिया जाता है उसके ऑपरेशंस को, और उसकी सारी एसेट्स को एक कंपनी जिसने खरीदा है वो अपने अंदर मर्ज कर लेती है। ये कब होता है मर्जर? मर्जर तब होता है जब एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को परचेज कर ले, उसके सारी एसेट्स को परचेज कर ले। मेनली उस केस में मर्जर एक्टिविटीज को फोकस किया जाता है। द स्टॉक्स ऑफ दीज कंपनीज आर सरेंडर्ड एंड द न्यू कंपनीज स्टॉक्स आर इश्यूड। यानी कि जो कंपनीज कंबाइन की गई हैं, जिनके साथ में मर्जिंग की गई है, उनके स्टॉक्स को सरेंडर कर दिया जाता है और जो नई कंपनी फॉर्म की गई है उसके रिगार्डिंग नए स्टॉक्स को इश्यू किया जाता है। जनरली क्या होता है, कंपनीज ऑफ सिमिलर साइजेस अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मर्जर। जो सिमिलर साइज की कंपनीज हैं वो मर्जर की प्रोसेस को फॉलो करती हैं, जिससे कि वो अपने रिसोर्सेज की पूलिंग करते हुए मार्केट में एक तरीके से कंट्रोलिंग पावर को इंक्रीज कर सके, एनहेंस कर सके। ये तो बात हो गई मर्जर की। अब हम बात करते हैं अबाउट द एक्विजिशन की। एक्विजिशन क्या होता है? एक्विजिशन में अभी हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट का, जो एक कंपनी है वो दूसरी कंपनी की असेट्स को या उसके शेयर्स को पार्शियली या फिर फुल्ली एक्वायर कर लेती है। लेकिन क्या होता है इसके साथ साथ जो टारगेट कंपनी है या जो एक्वायर्ड कंपनी है उसके शेयर्स को सरेंडर नहीं किया जाता है, जबकि मर्जर में हमने क्या करा था, शेयर्स को या स्टॉक्स को सरेंडर कर दिया जाता है और नई कंपनी के रिगार्डिंग नए स्टॉक्स को इश्यू किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो एक्वायर्ड कंपनी है या जो टारगेट कंपनी है उसके शेयर्स को सरेंडर नहीं किया जाता है, और ये जो कंपनी है एक्वायर्ड कंपनी कंटिन्यूज टू बी ट्रेडेड बाय द जनरल पब्लिक इन द स्टॉक मार्केट, और इसके शेयर्स की ट्रेडिंग जनरल स्टॉक मार्केट में जनरल पब्लिक के द्वारा एज इट इज चलती रहती है जैसा कि पहले चल रही थी। तो ये डिफरेंस है मर्जर में और एक्विजिशन में। अब हम बात करते हैं अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द एक्विजिशन स्ट्रेटजी, यानी कि जो फर्म्स एक्विजिशन स्ट्रेटजी को फोकस करती हैं और इसके अकॉर्डिंग अपने आप को एक्सपेंड करती हैं, उनके लिए इसके क्या क्या एडवांटेज रहते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ पर्टिकुलर एडवांटेजेस को डिस्कस किया है। द वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज इट कैन हेल्प टू फिल इन क्रिटिकल सर्विस गैप। कभी कभी क्या होता है कि जब एक फर्म मार्केट में ऑपरेट कर रही होती है तो वो अपने कस्टमर्स को पर्टिकुलर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवा पाती है, और उस सर्विस को प्रोवाइड ना करवा पाने की वजह से उसकी सेल लगातार डाउन होती चली जाती है। अब ये फर्म एक ऐसी फर्म को सर्च करती है जो इस पर्टिकुलर केस में या उस पर्टिकुलर सर्विस में एक्सपर्टाइज नेचर रखती हो। तो ये क्या करती है, इस फर्म को एक्वायर कर लेती है, और एक्वायर करने के बाद जो भी सर्विस गैप्स क्रिएट हो रहे थे ड्यू टू द लैक ऑफ दैट सर्विस फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो उस पर्टिकुलर एक्वायरर कंपनी की वजह से फिल हो जाती हैं और वो सर्विसेज वो अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देती है। इस तरह से जो सर्विस गैप्स थे उनको भर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ द एक्विजिशन स्ट्रेटजी। दूसरा केस बनता है इसके अंदर, अलाउज फॉर एन एफिशिएंट मेथड फॉर ऑब्टेनिंग नीडेड असेट्स। जो असेट्स आपको रिक्वायर्ड है, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर फर्म है और वो ऑपरेट कर रही है, उसके पास प्रोडक्शन प्रोसेस जो फॉलो की जा रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, दैट इज़ वेरी ओल्ड। उसके पास बहुत रिच मार्केट है, उसका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फेमस है मार्केट के अंदर, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो उसके पास अब उस लेवल की नहीं है कि जिसके बेसिस पर वो मार्केट में आगे ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर सके। तो क्या करती है, वो एक ऐसी फर्म के साथ में अपने ऑपरेशंस को वो ऐसी फर्म को एक्वायर कर लेती है, एक्विजिशन को फॉलो करती है ऐसी फर्म के साथ में जो टेक्नोलॉजी में सुपीरियर लेवल पर होती है, और एक्विजाइज करके वो अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर लेती है। तो इस तरीके से जो असेट उसको रिक्वायर्ड थी उसको एफिशिएंट वे में उसने अवेलेबल किया विद द हेल्प ऑफ द एक्विजिशन स्ट्रेटजी। ये एक एडवांटेज रहता है इसका। द नेक्स्ट एडवांटेज इट अलाउज फॉर एन इवॉल्विंग बिजनेस मॉडल। एक्विजिशन के बेसिस पर आप एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल के बेसिस पर वर्कआउट कर सकते हो, जो एक तरीके से स्टैंडर्ड बिजनेस मॉडल की तरह वर्क करता है। आप डिफरेंट फर्म्स या जो डिफरेंट कंपनीज हैं मार्केट के अंदर उनके रिसोर्सेज को परचेज कर सकते हो, उनके शेयर्स को परचेज कर सकते हो, और परचेज करने के बाद
एक ऐसा बिजनेस मॉडल डेवलप करते हो जिसके बेसिस पर आप अपने स्ट्रेंथ को मैक्सिमम लेवल तक ले जाते हो। तो एक तरीके से आप एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल को डेवलप करने में कैपेबल हो पाते हो। ये पॉसिबल कब हुआ? जब आपने डिफरेंट फर्म्स के रिसोर्सेज को एक्वायर करना स्टार्ट किया। ये भी का बेनिफिट रहता है एक्विजिशन स्ट्रेटजी का। द नेक्स्ट एडवांटेज इज इट सेव्स टाइम। क्या है इसका एडवांटेज? है कि ये टाइम को सेव करती है। इट इज सेविंग टू मच टाइम। मान लीजिए कि एक फर्म है, वो पर्टिकुलर दूसरे मार्केट में ऑपरेट करने के लिए अपने ऑपरेशंस को जीरो से स्टार्ट करेगी, लेकिन दूसरी फर्म है उसकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है उस मार्केट के अंदर और वो प्रॉपर्ली अपने प्रोडक्ट्स को उस मार्केट में इफेक्टिव वे में सेल कर रही है। तो एक फर्म ने क्या करा, उस फर्म के ऑपरेशंस को या उस फर्म को एक्वायर कर लिया कंप्लीटली। और एक्वायर करने के बाद क्या हुआ, जहां उसको जीरो से स्टार्टिंग करनी पड़ती वहां उसको एक कंप्लीटली मार्केट मिल जाता है और वो इसलिए टाइम को सेव करते हुए उस मार्केट में ऑपरेट करना स्टार्ट कर देती है। तो उस नए मार्केट में ऑपरेट करने के लिए उसको कोई भी टाइम नहीं खर्च करना पड़ा, बल्कि डायरेक्टली उसने उस मार्केट में अप्रोच कर ली ऑन द बेसिस ऑफ द एक्विजिशन स्ट्रेटजी। नेक्स्ट वन इज द इट रिड्यूसेस ट्रेनिंग कॉस्ट। ट्रेनिंग कॉस्ट रिड्यूस करती है ये। आपको अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करना है या एक नए बिजनेस में ऑपरेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिससे कि वो उस फील्ड के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गेन कर सके। लेकिन आपने क्या करा, उस दूसरी फील्ड के अंदर जो फर्म काम कर रही थी उसके ऑपरेशंस को या उसके शेयर्स को आपने एक्विजाइज कर लिया, उसको एक्वायर कर लिया। तो एक्वायर करने से क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली जो एक्सपर्टाइज नेचर है वो आपके पास अवेलेबल हो गया बिना आपके एग्जिस्टिंग स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड किए हुए। तो ट्रेनिंग पर आप जो पैसा खर्च करते हैं, जो ट्रेनिंग कॉस्ट इन्वॉल्व करते हैं, वो आपको इन्वॉल्व नहीं करनी पड़ती है अगर एक्विजिशन स्ट्रेटजी के बेसिस पर आप दूसरी इंडस्ट्री में वर्क करने वाली फर्म को एक्वायर करते हो उस केस में। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इट मीट्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी स्टेक होल्डर्स आपके साथ में अटैच्ड है, चाहे वो आपके शेयर होल्डर्स हैं, पब्लिक है, कस्टमर्स है, सप्लायर्स है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं आपके अंदर, उन सारे स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन को आप लगातार मीट करते रहते हो अगर आप लगातार एक्विजिशन स्ट्रेटजी को फोकस करते हो। क्योंकि आप दूसरी फर्म को एक्वायर तभी कर सकते हो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर रहे हो, जब आप बेस्ट वे में परफॉर्म कर रहे हो, लगातार आपकी ग्रोथ हो रही है, तब आप एक्विजाइज कर सकते हो, एक्विजिशन स्ट्रेटजी को फोकस कर सकते हो। तो कुल मिला के जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। दे आर वेरी हैप्पी व्हेन यू आर फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर एक्विजिशन स्ट्रेटजी, क्योंकि इससे क्या है, उनकी शेयर होल्डिंग भी लगातार इंक्रीज होती चली जाती है, उनकी गुडविल भी लगातार इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज दैट क्रिएट्स रिड्यूस्ड बैरियर्स टू एंट्री। सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी भी नई मार्केट में आप एंटर करना चाहते हो तो एंटर करने के लिए आपको ज़्यादा बैरियर्स फोकस नहीं करने होते हैं। सिंपली आप उस फर्म को एक्वायर करिए जो उस पर्टिकुलर मार्केट में ऑपरेट कर रही है और इजीली अपनी एंट्री कीजिए। तो दिस इज द बेनिफिट। नेक्स्ट वन इज द रिड्यूस कंपटीशन। जब आप एक ही इंडस्ट्री में काम करने वाले डिफरेंट फर्म्स को एक्वायर करना स्टार्ट कर देते हैं तो जो फर्म आपने एक्वायर कर ली है उससे तो आपका कंपटीशन खत्म हो ही गया, वो तो आपसे कम्पीट करेगी नहीं। इसका मतलब आप कंपटीशन को भी रिड्यूस करने में कामयाब हो पाते हैं। एंड द लास्ट वन इज द एक्सपेंड कस्टमर बेस। जब लगातार आप फर्म्स को एक्वायर करेंगे तो जो उनका कस्टमर बेस रहा होगा पहले, अब वो क्या बन जाएगा, आपका कस्टमर बेस बन जाएगा। और इस तरह से आप अपने कस्टमर बेस को लगातार एक्सपेंड करते चले जाते हो, जिससे कि आपके रेवेन्यूज़ भी मार्केट में लगातार बढ़ते चले जाते हैं और आप पहले से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की सिचुएशन में आ जाते हो। तो दीज ऑल आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ द एक्विजिशन स्ट्रेटजी। ओके, थैंक यू।